नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक ऐसी गुत्थी पर है जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर है कई लोगों के काम की। सोचिए, किसी की बताई हुई सालाना आय है करीब 1 लाख रुपए, लेकिन उसी साल उनके क्रेडिट कार्ड से आप यकीन मानिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। 1.5 करोड़ सिर्फ 1 लाख की आय पर? हाँ, और पता ये चलता है कि ये सारे खर्चे किसी दोस्त ने किए थे। कार्ड वाले को तो बस यूं कहिए थोड़ा कमीशन मिला। अच्छा। और अब आयकर विभाग का नोटिस दरवाजे पर है। ओहो, ये तो फंसने वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो इस मसले पर हमारे पास कुछ जानकारी है, जैसे आयकर कानून क्या कहता है, ये बेनामी वाले नियम क्या हैं, हाँ हाँ, और ऐसे नोटिस का जवाब कैसे देना चाहिए, इस पर कुछ ठोस सुझाव भी हैं हमारे पास। बहुत जरूरी है ये सब जानना। तो आज हम इसी जानकारी की गहराई में जाएंगे, समझेंगे कि कानून की नज़र से इसका क्या मतलब है, इसमें खतरे क्या क्या हैं, मतलब भारी जुर्माना या फिर ये बेनामी लेन देन वाला इल्जाम। दोनों ही बड़े खतरे हैं। और सबसे जरूरी, ऐसे नोटिस से सही तरीके से प्रभावी ढंग से कैसे निपटा जाए। चलिए इस मामले को परत दर परत खोल कर देखते हैं। हाँ जरूर। तो सबसे पहली बात जो किसी को भी खटकेगी वो है कमाई और खर्च का यह जबरदस्त फासला। 1 लाख रुपए की कमाई और 1.5 करोड़ का क्रेडिट कार्ड खर्च। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ये देखते ही आयकर विभाग की नजरें तो तन ही जाएंगी। यहाँ कौन से कानून हरकत में आते हैं सबसे पहले? हाँ बिल्कुल, ये फासला ही मतलब सारी कहानी शुरू करता है। सबसे पहले हमें देखना होगा आयकर अधिनियम 1961 यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो क्या कहता है। ठीक है। इसमें एक बहुत जरूरी धारा है, धारा 28, सेक्शन 28। ये साफ कहती है कि कमीशन या दलाली से जो भी कमाई होती है उसे व्यापार या पेशे से लाभ और अभिलाभ माना जाएगा, मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। अच्छा, तो ये कोई साइड इनकम या गिफ्ट जैसा नहीं है, ये बाकायदा एक बिजनेस इनकम मानी जाएगी। बिल्कुल, इसे एक तरह की कारोबारी आमदनी माना जाएगा, आपकी रेगुलर सैलरी या दूसरी आय से अलग। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ टैक्स का हिसाब किताब नहीं, और भी नियम लागू हो सकते हैं, जैसे बिजनेस के लिए होते हैं। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर इसे कारोबारी आमदनी माना गया तो फिर धारा 44A यानी सेक्शन 44A भी देखनी पड़ सकती है। वो किस बारे में? उसके तहत आपको हिसाब किताब की बहियां, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो मेंटेन करनी पड़ सकती हैं, खासकर अगर कमीशन की रकम एक तय सीमा से ज्यादा है। अरे वाह, मतलब सिर्फ कमीशन ले लिया इतना आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर एक और पहलू है, धारा 194H, सेक्शन 194H, ये टीडीएस से जुड़ी है। TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कमीशन देने वाले को टैक्स काटना था। हाँ, कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी किसी को एक सीमा से ज्यादा कमीशन देता है तो उसे पेमेंट करते समय टीडीएस काटना जरूरी है। लेकिन ये तो दोस्तों के बीच का मामला था, अनौपचारिक सा। क्या वाकई कोई TDS काटता होगा ऐसे में? देखिए, व्यवहारिक रूप से शायद न काटा गया हो जैसा आप कह रहे हैं, पर कानून तो कानून है। अगर मामला विभाग तक पहुंच गया तो वो पूछ सकते हैं कि भाई टीडीएस क्यों नहीं कटा। हमारे पास जो जानकारी है उसमें टीडीएस दर 5% बताई गई है, हालांकि कुछ हालिया बदलावों के बाद शायद 2% का भी जिक्र है। सही दर तो खैर चेक करनी होगी। मतलब ये एक और सिरदर्द बन सकता है कि TDS क्यों नहीं कटा। हाँ, ये एक और पेचीदगी जोड़ सकता है। अनौपचारिक व्यवस्थाओं में यही तो दिक्कत है। सही बात है। तो मान लीजिए कमीशन कमाया, TDS का कोई अता पता नहीं, और सबसे बड़ी बात, इसे अपनी ITR में दिखाया ही नहीं, जहां सिर्फ 1 लाख रुपए की आय बताई थी। हाँ, यहीं से मुश्किल बढ़ती है। तो अब कितना जुर्माना लग सकता है अगर आय छुपाई गई हो? यहीं पर मामला काफी गंभीर हो जाता है। इसके लिए है धारा 270A, सेक्शन 270A। ये आय कम बताने यानी अंडर रिपोर्टिंग और जानबूझकर गलत जानकारी देने यानी मिस रिपोर्टिंग, इन पर लगने वाले जुर्माने के बारे में है। अच्छा, इसमें क्या फर्क है अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग में? देखिए, इसमें 2 स्तर है। अगर विभाग ये मानता है कि आपने सिर्फ आय कम बताई है, मतलब अनजाने में या लापरवाही में गलती हो गई, अंडर रिपोर्टिंग, हाँ, तो जितनी आय आपने कम बताई है उस पर जो टैक्स बनता उसका 50% तक जुर्माना लग सकता है। 50%? हाँ ठीक है। लेकिन अगर विभाग ये साबित कर दे कि आपने जानबूझकर, मतलब धोखाधड़ी के इरादे से आय छुपाई या गलत जानकारी दी, मिस रिपोर्टिंग,
तो जुर्माना सीधा छुपाए गए टैक्स का 200% तक पहुंच सकता है। अरे बाप रे, 200%! मतलब अनजाने में हुई गलती और जानबूझकर छुपाने की सजा में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल, 50% बनाम 200%। इसीलिए ईमानदारी से जानकारी देना बहुत जरूरी है। इस केस में 1 लाख रुपए आय दिखाकर, जबकि कमीशन शायद ज्यादा हो, ये तो कम रिपोर्टिंग है ही। हाँ क्या विभाग इसे मिस रिपोर्टिंग मान सकता है, अगर उन्हें लगा कि ये जानबूझकर किया गया? हाँ, ये विभाग की जांच पर निर्भर करेगा। वो देखेंगे कि इरादा क्या था, क्या सिर्फ लापरवाही थी या जानबूझकर छिपाने की कोशिश। समझ गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती, आपने कहा था। नहीं, और भी है। एक और कौन है इसमें? वो क्या है? वो है धारा 271 AAC या 271 AAB। सेक्शंस 271 AAC, 271 AAB। अच्छा, ये किस लिए हैं? ये धाराएं खास तौर पर ऐसी आय या लेन देन के लिए हैं जिनका आप स्रोत नहीं बता पाते, मतलब अनएक्सप्लेन्ड इनकम या ट्रांजैक्शंस। ओह, जैसे इस केस में वो 1.5 करोड़ का खर्चा। हाँ। अगर कार्ड धारक ये साबित नहीं कर पाता कि ये 1.5 करोड़ का लेन देन दोस्त के पैसे से हुआ था या उसे जो कमीशन मिला उसका आधार क्या था, स्रोत क्या था, तो विभाग इन धाराओं का इस्तेमाल कर सकता है। और इनमें टैक्स और जुर्माने की दरें बहुत बहुत ज्यादा होती हैं। कितनी ज्यादा? अक्सर 60% टैक्स लगता है, उस पर सरचार्ज और फिर 25% जुर्माना भी। कुल मिलाकर ये लगभग 78% तक पहुंच सकता है। 78%? मतलब अगर 1.5 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाए तो करीब 1.25 करोड़ की देनदारी। हाँ, अगर पूरे 1.5 करोड़ को ही अस्पष्टीकृत मान लिया गया तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। बाप रे। ठीक है, ये तो हुआ आयकर कानून का शिकंजा, लेकिन ये जो मूल बात थी, किसी और को अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने देना, हाँ। इसमें आपने शुरू में बेनामी का जिक्र किया था। ये सुनकर ही लगता है मामला और ज्यादा संगीन हो गया है। ये क्या बला है और यहाँ कैसे लागू होती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस मामले का सबसे गंभीर पहलू हो सकता है। और यहाँ बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 यानी बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 वो तस्वीर में आ सकता है। अच्छा, पहले ये बताइए, ये बेनामी होता क्या है आसान शब्दों में? देखिए, आसान शब्दों में बेनामी लेन देन वो है जहां कोई संपत्ति, जैसे कोई मकान, जमीन, या इस केस में सोचिए क्रेडिट कार्ड से हुए खर्च का फायदा, होती तो किसी एक व्यक्ति के नाम पर है, मान लीजिए ए के नाम पर, लेकिन उसका असली मालिक या उसका पैसा लगाने वाला या उससे फायदा उठाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है बी, और ये बात छुपाई जाती है। मतलब नाम किसी का, माल किसी और का। बिल्कुल, असली मालिक पर्दे के पीछे होता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कार्ड इस्तेमाल करने दिया, कोई प्रॉपर्टी तो खरीदी नहीं। फिर भी ये बेनामी कैसे हो गया? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। बेनामी कानून सिर्फ जमीन, जायदाद या प्रॉपर्टी तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये किसी भी तरह की संपत्ति या लेनदेन पर लागू हो सकता है जहां मालिक या लाभार्थी छिपा हो। अब आप सोचिए, जब आप किसी और को अपने क्रेडिट कार्ड से 15 करोड़ जैसे बड़े लेनदेन करने देते हैं, तो आप एक तरह से अपनी पहचान, अपना नाम उस व्यक्ति के आर्थिक लेनदेन के लिए उधार दे रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। अगर वो दोस्त अपने पैसे का स्रोत नहीं बता पाता, या उसका इरादा टैक्स बचाना है या पैसे को कहीं और घुमाना है, तो अधिकारी ये मान सकते हैं कि कार्ड धारक यानी आप सिर्फ एक मुखौटा हैं, एक बेनामीदार हैं। और असली खिलाड़ी वो दोस्त है। हाँ, असली लाभार्थी, बेनिफिशियल ओनर, वो दोस्त है। और ये पूरी व्यवस्था एक बेनामी लेनदेन मानी जा सकती है। अच्छा, तो ये इतना सीधा नहीं है कि बस कार्ड इस्तेमाल करने दिया, इसके पीछे ये सब मतलब निकल सकते हैं। बिल्कुल। और अगर इसे बेनामी मान लिया गया तो सजा क्या है? आपने कहा था बहुत गंभीर है। सजा वाकई बहुत गंभीर है। अगर ये बेनामी लेनदेन साबित हो जाता है तो सुनिए। हाँ। पहली बात, 1 साल से लेकर 7 साल तक की सख्त कैद हो सकती है। जेल 7 साल तक? हाँ, सख्त कैद। और इतना ही नहीं, और क्या? जो बेनामी संपत्ति है या वो लेनदेन की कीमत या उससे जुड़ी कोई चीज हो सकती है, उसके बाजार मूल्य का 25% तक का जुर्माना भी लग सकता है। ओ माय गॉड, 25% जुर्माना, वो भी बाजार मूल्य का? और सबसे बड़ी बात, विभाग को ये अधिकार है कि वो संपत्ति को जब्त कर ले। संपत्ति भी गई, मतलब जेल, जुर्माना और संपत्ति जब्त। हाँ, ये तो मजाक नहीं है बिल्कुल भी। मतलब किसी की मदद करने के चक्कर में या थोड़ा सा कमीशन के लालच में कोई इतनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, ये तो डराने वाली बात है। है तो डराने वाली, लेकिन ये सच्चाई है। इसीलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
पर लोग अक्सर सोचते हैं अरे दोस्त है, भरोसा है, क्या फर्क पड़ता है, वो पैसे चुका ही देगा, थोड़ा कमीशन मिल जाएगा, सब ठीक है। हाँ, यही सोच तो सबसे बड़ा खतरा है। उन्हें लगता है सिर्फ कमीशन का ही तो फायदा है ना? देखिए, दोस्ती और भरोसा अपनी जगह है, लेकिन वित्तीय और कानूनी नियम अपनी जगह। विभाग भरोसे पर नहीं चलता, वो सबूतों पर चलता है। सही बात। जो सिर्फ कमीशन का फायदा दिख रहा है, वो असल में बहुत बड़े कानूनी जोखिमों का दरवाजा खोल सकता है। आयकर का नोटिस, भारी जुर्माना और तो और बेनामी कानून के तहत कैद तक की नौबत आ सकती है। ये थोड़ा सा फायदा इस भारी जोखिम के सामने कुछ भी नहीं है। सही कहा, बिल्कुल सही। तो चलिए मान लेते हैं किसी के साथ ऐसा हो ही गया, नोटिस आ गया, अब क्या? सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाथ पांव तो फूल ही जाएंगे यकीनन। हाँ, घबराना तो स्वाभाविक है, लेकिन घबराहट में गलत कदम उठाना वो और भी बुरा है। जैसे कि नोटिस को नजरअंदाज कर देना, ये तो सबसे बड़ी भूल होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो विभाग अपनी समझ के हिसाब से अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करेगा। इसे कहते हैं सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अच्छा, मतलब चुप रहना सबसे खतरनाक। विभाग फिर अपने हिसाब से कहानी बना लेगा और शायद पूरे 1.5 करोड़ को ही कार्ड धारक की आय मान लेगा। बिल्कुल यही होगा। फिर उस पे टैक्स लगेगा, ब्याज लगेगा, जुर्माना लगेगा, सब कुछ। ओह, तो जवाब देना बहुत जरूरी है। हाँ, सही रास्ता है शांत रहकर, सोच समझकर, सबूतों के साथ जवाब देना। इसके लिए कुछ बहुत जरूरी कदम है। बताइए, क्या है वो कदम? पहला कदम, पेशेवर मदद लें। जैसे ही नोटिस मिले, फौरन किसी अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए या टैक्स वकील से मिलें। खुद जवाब ना दें। बिल्कुल नहीं, खुद जवाब लिखने की कोशिश ना करें। देखिए, कानूनी भाषा, सही तर्क, प्रक्रिया की जानकारी, ये सब बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। पेशेवर आपकी स्थिति को सही ढंग से समझेंगे और सही रणनीति बनाने में मदद करेंगे। हाँ, ये समझदारी की बात है। ऐसे मामलों में खुद वकील बनना ठीक नहीं। ठीक है, सीए या वकील से मिल लिए, अगला कदम क्या होगा? दूसरा कदम, सबूत जुटाएं। ये सबसे अहम हिस्सा है। आपकी कहानी हवा में नहीं टिकेगी, आपको ठोस सबूत चाहिए होंगे। क्या क्या सबूत लग सकते हैं? जैसे कि आपके बैंक स्टेटमेंट जिसमें वो कमीशन आया हो, अगर बैंक में आया है तो क्रेडिट कार्ड के पूरे स्टेटमेंट जिनमें वो 1.5 करोड़ के खर्चे साफ दिख रहे हो। ठीक है। दोस्त के साथ हुआ कोई भी लिखित या डिजिटल संवाद, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, अगर कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट हुआ हो तो वो, जिससे साबित हो कि कार्ड उसी ने इस्तेमाल किया था और क्यों किया था। अच्छा। और अगर दोस्त ने आपको पैसे वापस किए हैं, मतलब कार्ड का बिल भरने के लिए, तो उसके बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड। बिना पुख्ता सबूत के तो कोई आपकी कहानी नहीं मानेगा, खासकर जब रकम इतनी बड़ी हो। सही है, सबूत जुटाना वाकई मेहनत का काम होगा, पर बहुत जरूरी है। सबूत मिल गए, वकील साथ है। अब क्या अपनी गलती मान लेनी चाहिए कि हाँ, मैंने कमीशन वाली आय नहीं दिखाई थी? तीसरा कदम, रिकॉर्ड दुरुस्त करें। देखिए, अगर आपने वाकई कमीशन कमाया था और उसे आईटीआर में नहीं दिखाया था, तो अपनी गलती सुधारने की पहल हमेशा फायदेमंद रहता है। ये दिखाता है कि आप ईमानदार हैं। कैसे करें रिकॉर्ड दुरुस्त? इसके कुछ तरीके हैं। अगर समय है तो आप संशोधित आय का रिटर्न यानी रिवाइज्ड आईटीआर भर सकते हैं, जिसमें आप सही कमीशन आय दिखा दें। और अगर रिवाइज्ड आईटीआर का समय निकल गया हो तो फिर अद्यतन रिटर्न यानी अपडेटेड आईटीआर यू का विकल्प देखना चाहिए। ये धारा 139(8)A के तहत आता है। आमतौर पर संबंधित साल खत्म होने के 2 साल बाद तक इसे भरा जा सकता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आपको सही आय बतानी होती है और उस पर बनता टैक्स, ब्याज और थोड़ा अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है, पर इससे आपका रिकॉर्ड सही हो जाता है। और अगर ये दोनों ही मुमकिन ना हो तो फिर नोटिस के जवाब में ही स्वैच्छिक रूप से सही आय का खुलासा करें। वॉलंटरी डिस्क्लोजर, साफ साफ बता दें कि इतनी कमीशन आय हुई थी। तो अपनी गलती मानकर रिकॉर्ड सही करना, ये एक तरह से अच्छा कदम माना जाएगा। हाँ बिल्कुल। इससे शायद विभाग का रवैया थोड़ा नरम हो, सजा कम हो जाए। हाँ, ये सहयोग की भावना दिखाता है और साबित करता है कि आपको छिपाना नहीं चाहते। इससे जुर्माने में कमी की गुंजाइश निश्चित रूप से बनती है। ठीक है, ये एक जरूरी पहलू है। अब आते हैं नोटिस के असल जवाब पर, वकील की मदद से। उसमें क्या लिखना चाहिए, कैसे अपनी बात रखनी चाहिए? चौथा कदम, जवाब तैयार करें। वकील या सीए की मदद से एक बहुत ही विस्तृत और स्पष्ट जवाब बनाएं।
इसमें कुछ मुख्य बातें जरूर होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले सच से शुरुआत करें। मान लें कि हाँ, क्रेडिट कार्ड आपके नाम पर है। ठीक है। फिर साफ साफ बताएं कि कार्ड से हुए ये सारे लेन देन आपके दोस्त ने किए थे, आपने नहीं। दोस्त का नाम बताएं और संभव हो तो उसकी जानकारी भी दें। फिर बताएं कि इस पूरी व्यवस्था से आपको सिर्फ कमीशन के तौर पर कितनी रकम मिली, ये आपकी असली आय है, इसे घोषित करें। और सबूत? हाँ, अपनी बात के समर्थन में आपने जो भी सबूत जुटाए हैं, बैंक स्टेटमेंट, कार्ड स्टेटमेंट, चैट, एग्रीमेंट, जो भी है, वो सब जवाब के साथ नत्थी करें, मतलब संलग्न करें। ठीक है। और रिवाइज्ड आईटीआर या वॉलंटरी डिस्क्लोजर का? हाँ, अगर आपने रिवाइज्ड अपडेटेड आईटीआर भरा है या स्वैच्छिक खुलासा कर रहे हैं तो उसका जिक्र जवाब में जरूर करें, ये आपके पक्ष में जाएगा। और क्या तर्क दें? तर्क ये दें कि ये जो आय है, ये कमीशन आय है जो व्यापार पेशे से लाभ के तहत आती है। ये आपकी कोई छुपी हुई आय, मतलब अनएक्सप्लेन मनी नहीं है, और नहीं ये बेनामी लेन देन है, क्योंकि आपने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी और बताया है कि फायदा आपको नहीं, दोस्त को हुआ, जिसके बदले आपको कमीशन मिला। ये पॉइंट जरूरी है। और आखिर में विभाग से अनुरोध करें कि आपके सहयोग, आपके स्वैच्छिक खुलासे और आपने जो सबूत पेश किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए नरमी बरती जाए और जुर्माने में रियायत दी जाए। ये तो पूरी तैयारी वाली बात हुई, एक संरचित जवाब। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में आता है, क्या इतना सब करने के बाद ये जो भारी जुर्माने की तलवार लटक रही है, 50%, 200% या वो 78% वाला मामला, क्या उससे पूरी तरह बचा जा सकता है? देखिए, पूरी तरह बचना शायद मुश्किल हो। क्यों? क्योंकि जो आपकी सही आय थी, यानी वो कमीशन, हाँ, उस पर टैक्स तो बनता ही था। अगर वो आपने समय पर नहीं चुकाया तो उस पर ब्याज भी लगेगा, धारा 234 BC के तहत। ये टैक्स और ब्याज तो आपको देना ही होगा, इसमें कोई छूट नहीं है। ठीक है, टैक्स और ब्याज तो देना ही है जी। पर जुर्माने का क्या? पेनल्टी? हाँ, जहां तक जुर्माने पेनल्टी का सवाल है, जैसे धारा 270A वाला 50% या 200% वो लग सकता है। विभाग के पास अधिकार है लगाने का। ओह, तो फिर इतने सब करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये है, जैसा हमने पहले कहा, कि अगर आप पूरा सहयोग करते हैं, सच बताते हैं, मजबूत सबूत देते हैं और रिकॉर्ड सही करते हैं तो जुर्माना काफी हद तक कम किया जा सकता है। अधिकारी सहयोग पूर्ण रवैये को, सच्चाई को महत्व देते हैं। तो मकसद सजा से पूरी तरह बचना शायद न हो पाए, लेकिन उसे कम से कम करवाना होना चाहिए, अपना सहयोग दिखाकर। अच्छा, मतलब पेनल्टी माफ नहीं होगी पर कम हो सकती है। हाँ, इसकी संभावना काफी बढ़ जाती है और बेनामी वाले गंभीर आरोप से बचना ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए पारदर्शिता और सबूत सबसे अहम हथियार हैं। समझ गया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें कुछ सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? की टेकअवेज? मेरे हिसाब से 5 मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। बताइए। पहला, आय कम बताना। ये मामला असल में कमीशन आय को छुपाने या कम बताने का है, ये इसकी जड़ है। ठीक। दूसरा, बेनामी का बड़ा खतरा। अगर स्थिति ठीक से समझाई नहीं गई और सबूतों से साबित नहीं की गई तो सबसे बड़ा डर इसे बेनामी लेन देन माने जाने का है और उसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। जेल, भारी जुर्माना, संपत्ति जब्त। ये सबसे बड़ा डर है। तीसरा, पारदर्शिता, सबूत और पेशेवर मदद। नोटिस से निपटने का मंत्र यही है। सच बोलिए, मजबूत दस्तावेज दीजिए और सीए या वकील की मदद जरूर लीजिए। चौथा और शायद सबसे बड़ी सीख, कभी भी किसी भी हालत में अपना क्रेडिट कार्ड, बैंक खाता या कोई भी पर्सनल वित्तीय साधन दूसरों को इस्तेमाल न करने दें। इसके जोखिम इसके थोड़े से फायदे से कहीं कहीं ज्यादा है। ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे अहम सीख है शायद। और पांचवा, कानूनी तरीका अपनाएं। अगर कमीशन का काम करना ही है तो उसे सही ढंग से करें। जरूरत हो तो रजिस्टर करें, हिसाब किताब रखें, टीडीएस, जीएसटी का ध्यान रखें। अगर लागू हो, जानकारी के अनुसार 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर पर जीएसटी लग सकता है। और अपनी आय सही घोषित करें, शॉर्टकट ना लें। ये आखिरी बात शायद सबसे जरूरी है उन लोगों के लिए जो ऐसा कुछ करने की सोच रहे हों। थोड़ी सी आसानी या कमीशन के लालच में इतना बड़ा जोखिम लेना किसी भी लिहाज से समझदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही और ये साफ करती है कि टैक्स मामलों में कितनी सावधानी और तैयारी की जरूरत होती है। विभाग के साथ व्यवहार करते समय पारदर्शिता कितनी जरूरी है। बिल्कुल। विभाग भावनाओं से नहीं, तथ्यों और सबूतों से काम करता है। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप ये साबित कर सकें कि आपका लेना देना सिर्फ उस घोषित कमीशन तक ही सीमित था और उसके लिए आपके पास पुख्ता प्रमाण है। सही कहा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, मान लीजिए किसी तरह ये आयकर वाला मामला निपट भी गया, टैक्स भर दिया, ब्याज भर दिया, जुर्माना लगा तो वो भी भर दिया, कानूनी झंझट खत्म हो गया। लेकिन इस तरह किसी और को अपने क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल करने देने का असर क्या सिर्फ टैक्स तक ही सीमित रहेगा? क्या ये चीज लंबे समय में किसी की वित्तीय साख, उनके सिबिल स्कोर पर असर नहीं डालेगी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भले ही कानून की नजर में वो पाक साफ हो जाएं, क्या बैंक या दूसरी वित्तीय संस्थाएं में भविष्य में एक भरोसेमंद ग्राहक मानेंगी जब उनके रिकॉर्ड में इतना बड़ा और असामान्य लेनदेन दिखेगा? इस पर भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। Like, comment, and subscribe.